वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग चैप्टर 18 से सेकंड ईयर में जो हमारा एक टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। और आपको मालूम है चैप्टर 18 जो है उसका जो टाइटल है वो है रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पढ़ ही लिया था। तो आज हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पेपर में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी या मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी पेपर में ये आ सकता है। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक बात तो ये याद रखें कि फ़ीमेल के अंदर जो गैमीट प्रोडक्शन है, गैमीट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो साइक्लिक है, यानी फ़ीमेल जो है वो थ्रू आउट द मंथ जो है वो गैमीट या एग प्रोड्यूस नहीं करती। इनके अंदर जो गैमीट प्रोसीजर है प्रोड्यूस करने का वो साइक्लिक होता है, यानी आप ये देख लें कि अबाउट 28 डेज़ के अंदर सिर्फ एक ही आम तौर पे एग जो है वो प्रोड्यूस होना होता है, यानी थ्रू आउट द मंथ जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते। जबकि अगर हम कंपेयर करें इसके साथ मेल को, मेल के अंदर जो है गैमीट जो है वो पबर्टी पे, बालिग होने पे जो है गैमीट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और थ्रू आउट द लाइफ जो है वो बगैर रुके नॉन स्टॉप वो चलते रहते हैं। तो ये साइक्लिक हो गया, ये कॉन्टीन्यूड रहा और ये पबर्टी से स्टार्ट हुआ और एंड तक चलता रहेगा। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो राउंड अबाउट 28 डेज़ की होती है। इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस भी आ सकती हैं, कोई इमोशनल स्ट्रेस, उसके अंदर कई सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन एवरेजली 28 डेज़ की होती है। और इन 28 डेज़ के अंदर बहुत सी चेंजेस देखी जाती हैं रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शन के अंदर, यानी ये दोनों तरह से इन 28 डेज़ के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना सिर्फ स्ट्रक्चरली बल्कि फंक्शनली भी जो है वो चेंज होगा, वो भी हम देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहाँ पे आपका MCQ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों के लिए कि ये 4 फेजेस एंड 2 साइकिल्स पे मुश्तमिल होता है। अब वो 4 फेजेस कौन कौन से हैं, उनमें पहला फ़ेज़ है मेंस्ट्रुएशन फ़ेज़ जो लास्ट अबाउट 1 to 5 डेज़ होता है। प्रोलिफरेटिव फेज़ ये क्या है वो तो अभी हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये राउंड अबाउट 6 to 14 डेज़ पे मुश्तमिल होता है। एक है सेक्रेटरी फेज़ जो 15 to 28 डेज़ पे मुश्तमिल होता है। और अगेन फिर दोबारा से मेंस्ट्रुएशन फेज़ आ जाता है जिसको हम लोग 1 to 5 डेज़ पे इसको मुश्तमिल करते हैं। साइकिल्स से मुराद यहाँ पे ये है कि 2 तरह की साइकिल्स चल रही होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक कुछ यूट्रस में चल रही होती हैं और कुछ ओवरी में चल रही होती हैं। तो लिहाजा एक को आप लोग जो यूट्रस में ऑपरेट हो रही होगी साइकिल उसको आप लोग यूट्राइन साइकिल बोलेंगे, और एक जो ओवरी में चल रही होगी उसको आप लोग बोलेंगे ओवेरियन साइकिल। तो इसको अभी हम लोग देखते हैं, इसको डायाग्रामेटिकली देखते हैं। तो ये अभी इसका इंट्रोडक्शन हो गया, तो डायाग्राम के साथ इसको एलैबोरेट करते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें हम लोग आगे ये देखेंगे कि हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट की हुई थी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये जो डायाग्राम थी ये बना के दी थी, और मैंने कहा था आपको कि अगर आप लोग ये डायाग्राम अगर आप लोग बना लेंगे तो ये टॉपिक विदिन 5 मिनट्स जो है आप लोग तैयार कर लेंगे। और किसी भी किस्म का जो आपको कोई एंटी टेस्ट में बैठे हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से हार्मोन की वजह से कौन सा हार्मोन बनेगा, तो आप वेरी क्विकली इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो आपने करना क्या है, आपने बस करना ये है कि आपने 2 बॉक्सेस बनाने हैं। एक बॉक्स जो है ये ऊपर वाला आपने बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स के सामने लिख देना है पिट्यूटरी, जबकि जो दूसरा बॉक्स होगा उसके सामने आपने लिख देना है ओवरी। अब पिट्यूटरी से निकलने वाले जो 2 हार्मोन्स हैं, एक का नाम है FSH और दूसरे का नाम है LH, वो लिख दें, और ओवरी के सामने लिख दें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर आपने जब ये बॉक्सेस बना लिए, फिर आपने एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और इनके आगे प्लस प्लस और प्लस का निशान डाल देना है आपने। ठीक हो गया। और फिर यहाँ से एक लाइन ऑपोजिट, फिर ऑपोजिट और एक ऑपोजिट, और इन पर नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव का निशान डाल देना है। जस्ट यही आपका कोर्स में है, और यही आप अगर एलैबोरेट कर देंगे तो वही आपकी बुक बताती जाएगी। मिसाल के तौर पे आपकी बुक क्या कहती है, आपकी बुक कहती है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड से जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में वो FSH प्रोड्यूस करेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मैच्योर्स फॉलिकल। तो हम बुक की तरफ चलते हैं।
तो बुक भी यही कहती है स्टेप नंबर 1 में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा FSH और इसकी वजह से बहुत से फॉलिकल्स जो है डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएं इस साइकिल की तरफ, ये देखें ये फॉलिकल जो है FSH के कहने पे मैच्योर होना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि सारे ही फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते, उनमें से कोई एक फॉलिकल जो है क्योंकि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, स्पेस की डेफिशिएंसी की वजह से कोई एक फॉलिकल जो है मैच्योर होता है, बाकी जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कंडीशन को फिर आप लोग क्या बोलेंगे कि जब बाकी जो ख़त्म हो जाएंगे उनको फिर क्या बोलेंगे, फॉलिकल एट्रीसिया आप लोग बोलेंगे। ठीक है, ये आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में MCQ होगा। फिर उसके बाद अगेन कंडीशन चेंज, FSH की वजह से यहाँ इसको फॉलो करते हुए आएँ, इस बॉक्स में आ जाएं। ये बॉक्स किसका है, ओवरी का। FSH की वजह से ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, या ओवरी के अंदर मौजूद डेवलपिंग जो फॉलिकल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। एस्ट्रोजन क्या करता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमीट्रियम। अब एंडोमीट्रियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि जो यूट्रस होती है उसकी 3 दीवारें होती हैं, सबसे बाहर वाली पेरीमीट्रियम, दरमियान वाली मायोमीट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमीट्रियम। वो थिक होना शुरू हो जाएगी, उसमें सेल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज जाना शुरू हो जाएंगी। ये डायग्राम में देखें, ये एस्ट्रोजन की वजह से ये देखें यहाँ पे यूट्रस की दीवारें थिक होना शुरू हो गई। बुक क्या कहती है, बुक भी यही कहेगी कि ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ SHH प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, और वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमीट्रियम। यूट्रस की दीवार जो है वो एंडोमीट्रियम, उसमें वो वास्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। वास्कुलराइजेशन का मतलब ये है उसमें ब्लड कैपिलरीज जाना शुरू हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एस्ट्रोजन जो है वो रोक देगी किसके बनने को, FSH के बनने को। ये देखें लाइन जो ऊपर रेड कलर में जा रही है और इस पर निशान किसका है, नेगेटिव। ये नेगेटिव फीडबैक है, यानी FSH की वजह से क्या चीज़ बनी, एस्ट्रोजन, लेकिन एस्ट्रोजन ने बनने के साथ ही क्या चीज़ रोक दी, FSH को रोक दिया। ठीक है, क्यों रोका, वजह ये है अभी हम बता चुके हैं कि ताकि 1 मंथ के अंदर एक ही फॉलिकल मैच्योर हो और फॉलिकल मैच्योर ना हो। अगर एस्ट्रोजन FSH को ना रोके तो फॉलिकल का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा और वो मज़ीद फॉलिकल मैच्योर करता ही चला जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एस्ट्रोजन को हम लोगों ने क्या किया, एस्ट्रोजन ने जाके FSH को रोक दिया। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। फिर आप एस्ट्रोजन को फॉलो करेंगे, एस्ट्रोजन ब्लड में दाखिल होकर कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करेगी, LH क्या करवा देगी, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन ये होता है कि जो मैच्योर फॉलिकल जो होता है, मैच्योर फॉलिकल जो सबसे बड़ा हो चुका होता है, जिसको आप लोग MCQ में याद रखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल भी इसको कहते हैं, तो ये फट जाएगा और उसमें से जो एग है वो रिलीज़ हो जाएगा। एग रिलीज़ जब हो जाएगा तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है यही हमारा टॉपिक आगे लेके चल रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर LH की वजह से क्या बनेगा, ओवरी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज़ करता है, ये जो फटा हुआ फॉलिकल है ओवरी के अंदर, ये खुद एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लैंड बन जाता है फटा हुआ फॉलिकल। और इस फटे हुए फॉलिकल जब ये ग्लैंड बन जाता है इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम जो है वो फिर क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हमने पहले लिख दिया हुआ है, फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमीट्रियम, ये दीवारों को मज़ीद थिक करता है। इसमें ये इसको प्रोटीनेशियस कर देता है दीवारों को, इसमें से ग्लाइकोजिन निकलना शुरू हो जाती है ताकि आने वाला जो एम्ब्रियो है, आने वाला जो जाइगोट है, उसको वहाँ पे क्या किया जा सके, इम्प्लांट किया जा सके। देखते हैं बुक क्या कहती है, वही देखें कि एस्ट्रोजन बढ़ा तो LH की वजह से क्या हुआ, ओव्यूलेशन। फिर रैप्चर्ड फॉलिकल, वो जो फटा हुआ फॉलिकल था वो खुद एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। और वो कॉर्पस लूटियम क्या कराता है, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये दीवारें मज़ीद थिक हो जाती हैं। अब याद रखें कि यूट्रस की दीवारें तभी थिक रहेंगी जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, और प्रेगनेंसी भी तभी मेंटेन रहेगी प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका लेवल कम होगा तो ये यूट्रस की दीवारें कभी भी स्टैंड नहीं कर सकती। और होता भी यही है कि कुछ ही दिनों के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती
तो ये कार्पस ल्यूटियम खुद डीजनरेट हो जाता है, खुद ख़त्म हो जाता है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो यूट्रस की दीवारें मेंटेन नहीं रहेंगी, बल्कि वो क्या होगा, वो ये दीवारें टूटना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी देखें कि इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट ख़त्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा और जो सपोर्टिंग इफेक्ट था यूट्रस की दीवारों पे वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो लिहाजा इस वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। इसके अंदर ये होगा कि वो फिर यूट्रस की दीवारें टूटती रहेंगी और वो ब्लीडिंग के ज़रिए, वजाइनल पार्ट के ज़रिए फीमेल के बाहर जाते रहेंगे और इसी फेज़ को ही फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज़ बोलते हैं। वेरी सिंपली 2 बॉक्सेस बनाएं, FSH उसकी वजह से एस्ट्रोजन को LH की वजह से प्रोजेस्टेरॉन। FSH फॉलिकल को मैच्योर करता है, एस्ट्रोजन दीवारों को थिक करता है। एस्ट्रोजन की वजह से LH बनता है, ओव्यूलेशन हो जाती है, LH की वजह से प्रोजेस्टेरॉन मज़ीद थिक होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने लेके चलना है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम काजिंग डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड साइकिल इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ये साइकिल जो है वो 28 डेज़ के बाद वो फिर रिपीट होती चली जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात आपने और बतानी है कि फ़ीमेल ज़ाहिरी बात है एग जो प्रोड्यूस करती है एट मैच्योरिटी करेगी और जो पहली उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको आप लोग बोलते हैं मेनार्के। ये आपका MCQ होगा, लेकिन साथ साथ एक आखिरी भी होती है। अभी शुरू में ही हमने पढ़ लिया था कि मेल के 2 हिस्से में, 2 जो है गैमीट प्रोडक्शन को कर लेते हैं। मेल में स्टार्टिंग कब हुआ गैमीट बनना, एट मैच्योरिटी, और ख़त्म कब होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, वो थ्रू आउट लाइफ रहेगा और 24 घंटे जो है वो जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने का अमल जारी रहेगा। लेकिन फीमेल में देखें तो फीमेल में गैमीट्स सारा जो मंथ नहीं बनते, एक मंथ में आलमोस्ट एक ही बनता है। ठीक है, यूजुअली वो एक ही बनेगा और ये और सारी ज़िंदगी भी नहीं बनते। फिर ये होगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स पे आके वो स्टॉप हो जाते हैं। फिर इस कंडीशन को आप लोगों ने कहना है मीनोपाज। अब यहाँ पे आके ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है होती तो ये 28 डेज़ की है, लेकिन ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ लोगों में, कुछ फीमेल्स के अंदर ये कम हो सकती है बिलो 28 डेज़ और कुछ में ये 28 डेज से ऊपर भी जा सकती है। तो दोनों ही एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, नॉर्मल तो नहीं हुई। इसकी वजूहात बताई गई हैं, माल न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस है, वही बायोलॉजिकल बातें कि इसके अंदर आप लोगों को मालूम है एक्सरसाइज, एब्सेंटी फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है, अच्छी खुराक का लेना, नींद का पूरा रखना, स्ट्रेस से फ्री रहना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस तरफ लेके जाती हैं कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल लेके चले। इसमें अगर वेरिएशन होगी तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें वेरिएशन होगी, और ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव साइकिल में वेरिएशन होगी बल्कि मीनोपाज में भी वेरिएशंस आ सकती हैं। जो माल न्यूट्रिटेड हैं, स्ट्रेस्ड पीपल हैं, उनके अंदर हो सकता है कि मीनोपाज जो है 45 ईयर्स तक आ जाए। ठीक है, और जो हेल्दी लोग हैं हो सकता है उसमें 50 से प्लस में भी चले जाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये इन पे डिपेंड करती हैं। फिर इसको एंड करते हैं। जैसे शुरू में ही आपको बता दिया था कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके 2 हिस्से हैं, एक ओवेरियन साइकिल और एक यूट्राइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में आप ये देखते रहें कि फॉलिकल शुरू में FSH के कहने पे क्या होता है, मैच्योर होता है। ठीक है, और मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। फिर LH की वजह से इसमें क्या आ जाती है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है कि फॉलिकल में से एग के बाहर आने को। ठीक है, फिर उसके बाद ये फटा हुआ फॉलिकल क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो ऊपर वाली साइकिल जो दी हुई है ये आपने बताना है ये ओवेरियन साइकिल है। इसके पैरेलल नीचे यूट्राइन साइकिल चल रही है। पहला फेज़, जैसे मैंने कहा था 4 फेजेस हैं इसके। पहला फेज़ मेंस्ट्रुएशन, ये देखें दीवारें नीचे चली गई। ये दीवारें नीचे क्यों चली गई, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, सेल डेब्रिस बाहर जा रहा है। फिर उसके बाद 4 to 5 डेज़ के बाद प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़ क्यों शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन शुरू हो गया बनना और ऊपर फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो गया। इसमें वास्कुलराइजेशन यानी ब्लड कैपरीज जाने लग गई। फिर आगे जाके क्या आ गया था, प्रोजेस्टेरॉन ओवरी में, ये और बढ़ना शुरू हो गया, मज़ीद वास्कुलराइजेशन, प्रोटीनेशियस और इसके अंदर ग्लाइकोजन प्रोडक्शन। और फिर जब कार्पस लूटियम जब डीजनरेट हुआ
तो ये जो दीवारें थी ये भी टूटना शुरू हो गई और ये दोबारा से नीचे, फिर मेस्ट्रल फेज़। तो 4 फेज़ यहाँ पूरे हो गए, मेस्ट्रल फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़, सेक्रेटरी फेज़ और एक मेस्ट्रल फेज़। इसके अलावा आपके कोर्स के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाती है, और वो है ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल जो है ये मैमल्स के अंदर होती है, एक्सेप्ट ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर नहीं है। जैसे डॉग हो गया, काऊ हो गई, कैट हो गई, इनके अंदर ये होता है कि फ़ीमेल को जब इनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसको हम लोग ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि जब इनकी ईस्ट्रस साइकिल ख़ास तौर पे जब इनका जो फॉलिकल है वो ब्रस्ट हो जाता है और उसमें से एग बाहर आ जाता है, तो ये फ़ीमेल जो है वो एक फ़िज़िकल स्टिमुलस प्रोड्यूस करती है। यानी आप यूँ कह लें कि फ़ीमेल को मालूम हो जाता है कि जो है ओव्यूलेशन हो गई है, एग जो है इट इज़ नाउ रेडी टू टेक और फर्टिलाइज़, स्पर्म के साथ ये फर्टिलाइज़ होने के लिए तैयार है। तो ये एक फ़िज़िकल स्टिमुलस, चाहे रो के, चाहे आवाज़ें निकाल के, एक सराउंडिंग्स में से मेल्स को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए ताकि स्पर्म और एग की क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। इसी वजह से आपकी बुक भी यही कहती है कि द फीमेल इज़ सेट ऑन द हीट। तो फीमेल जो है एक फ़िज़िकल स्टिमुलस बेसिकली शो कर रही होती है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये आप लोगों ने बता देना है। एक और चीज़ जो पेपर में आ सकती है, एंटी टेस्ट में आ सकती है, कि आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है एग की, और एग की जो ग्रीन कलर में ये मैंने एग बनाया है, ये एग का मैंने न्यूक्लियस बनाया है, इसके बाहर एक ये मैंने कवरिंग बनाई है। इस कवरिंग को बुक ने लिखा हुआ है जोना प्लोसीडा, और इस ब्लू के बाहर फिर एक और रेड कलर की कवरिंग है, उसको कहते हैं क्रोना रेडिएटा, जिसको मैंने यहाँ CR से शो किया हुआ है। ये दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। इनका बुनियादी जो मकसद होता है वो इनको न्यूट्रिशन देना, इसकी सर्वाइवेबिलिटी में इजाफा करना, इसकी ज़्यादा देर तक एग को ज़िंदा रखना, क्योंकि एग जितनी देर तक ज़िंदा रहेगा उतनी ही इंश्योरिटी हो सकती है कि शायद कोई स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज़ कर ले। तो ये इसके लिए होते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ये आप लोगों का टॉपिक यहीं तक था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।